Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So dear students, welcome again to the Al-Munir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने पिछले लेक्चर में एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। तो हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। मींस कि या तो वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, फिर हमने इनको सभी को प्रूफ किया था कि क्या वाकई ही वो एल्डिहाइड या कीटोन की बात पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं। तो जो बच्चा न्यू है, जो चाहता है कि इस चीज को अच्छे तरीके से समझे, पहले वो पिछला लेक्चर लेके आए फिर यहाँ पे आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, सो वी कैन से कि इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बच्चों याद रखें, हमारे जहन में जब कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं तो हमारे जहन में ये एक लंबी लिस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आती है। मतलब कि हम कहेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड तो कार्बोहाइड्रेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तो कार्बोहाइड्रेट्स, जाइलोज, जाइलुलोज, एरिथ्रोज, राइबोज, सब कुछ ये सारी चीजें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। और आप पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जब हम एनर्जी लेना चाहते हैं तो हम ग्लूकोज के पास जाते हैं, ग्लूकोज टूट के हमें एटीपी देता है, तो इसका मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम सेल वॉल बनाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए जी सेलुलोज, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स। अगर फूड आपने ट्रांसपोर्ट करनी है तो किस फॉर्म में करनी है, इन द फॉर्म ऑफ द सक्रोज प्लांट्स के अंदर, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स। मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोज, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स। माल्ट, खट्टे फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, माल्टोज, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स। सेम एज इट बच्चों, हम फूड स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, जो कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह प्लांट्स किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स। सो आई कैन से दैट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आप देखें, राइबोज हमारे डीएनए का पार्ट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। मैं आपसे कहता हूँ ईंट तो ईंट है, जैसे ये मेरे पास एक ईंट है तो वो भी एक ईंट है। मैंने चंद ईंटों को मिलाया तो भी वो ईंट ही है। इसी तरह मैंने उन ईंटों से दीवार बना दी है तो वो भी क्या है, वो भी ईंटें ही बिल्कुल बेसिकली दीवार बना रही है। लेकिन आपको फर्क नजर आ रहा है कि कुछ ईंटें कुछ और तरह का स्ट्रक्चर बना रही, दीवार कुछ और तरह की नजर आ रही, और एक ईंट आपको किसी एक तरह की नजर आ रही है। इसी तरह हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और बच्चों इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बड़े होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, लेकिन माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। मैक्रो में क्या आते हैं, प्रोटीन्स। जैसे प्रोटीन्स हैं तो उनको बनाने वाले माइक्रो कौन से हैं, अमाइनो एसिड्स। सेम एज इट हम कहें जी, हमारे पास डीएनए है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको बनाने वाला क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स वो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। जो बड़े हैं उनको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स, जो छोटे हैं उनको हम कहेंगे मोनोसैकेराइड्स, और जो ना बड़े हैं ना छोटे हैं, दरमियान वाली कैटेगरी में आएंगे, उनको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि सैकेराइड, आपके साथ पढ़ तो हम कार्बोहाइड्रेट रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मोनो, डाई या पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली सैकेराइड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कह लें या सैकेराइड कह लें, बात एक ही है। जैसे एक ईंट है तो मैं कहूंगा कि मोनोब्रिस्क, एक ब्रिस्क है, ठीक है, वो एक जो अभी। इसी तरह वो ज्यादा मिलती जाए तो इसी तरह अगर दीवार है तो उसमें बहुत ज्यादा ईंट है, इसका मतलब पॉलीब्रिस्क। सेम एज इट, मेरे पास अगर एक कार्बोहाइड्रेट है तो वो मोनोकार्बोहाइड्रेट, अगर ज्यादा है तो वो ओलिगो बनाएंगे, फिर इसी तरह और ज्यादा मिलेंगे तो वो पॉली बनाएंगे। और बच्चों इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा आपने ये देख लिया है कि इसमें मुख्तलिफ चीजें जो हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखिए यहाँ से काइटन जानते हैं फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है, सेलुलोज प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है, स्टार्च हमारी प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, ग्लाइकोजन हमारा स्टोरेज प्रोडक्ट है। अच्छा ये सारे ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और ये बने किन से हैं, ये मोनोसैकेराइड से बने। इसका मतलब पॉलीसैकेराइड भी किससे बने हैं, मोनोसैकेराइड से। इसी तरह ओलिगोसैकेराइड, सक्रोज जो चीनी हम खाते हैं वो भी क्या है, वो ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड कह सकते हैं आप। इसी तरह लैक्टोज या माल्टोज, ये सारे के सारे क्या है, ये बेसिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े से, और ये भी किसके बने हैं, मोनोसैकेराइड्स के। तो चूंकि ये भी ईंटें हैं, ये भी ईंटें, इनको बनाने वाले, अगर ये बड़ी दीवार है तो ये ईंटों से बनी है,
आज हमने पढ़ना बेसिकली ये ईंटें हैं क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिकली देखा था कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो मोनो है, पॉली है, या वो जो है ना वो ओलिगोसैकेराइड है, या तो वो एल्डिहाइड है, या वो कीटोन है। और हम जानते हैं कि देखें जी, मैंने आपके पास तीन तीन ये ट्राइओजस मतलब 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड लिखा है, 1 2 और 3। इसमें इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें ये देखिए ये क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप। और आपको जनरल फार्मूले के हिसाब से मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और कीटोन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में क्या है, आर। आप देख रहे हैं कि ये बच्चों ये वाला, इसमें ये वाला क्या है, सी डबल ओ एच, इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये वाला क्या है, ये आर। इसमें देखें ये वाला कीटोनिक ग्रुप है, और बाकी क्या है, ये आर। इसी तरह इसका मतलब 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है, 3 कार्बन वाला क्या है, मोनोसैकेराइड, और उनका नाम क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और अगर वो कीटोनिक है तो उसका मतलब क्या है, वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। सेम एज इट आप देखें, ये इसमें कितने, 1 2 3 और 4, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और ये क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप। इसमें ये देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप ये वाला आ गया, और ये वाला क्या है, ये आर है। सेम एज इट इसमें ये कीटोनिक ग्रुप आ गया, और दोनों तरफ इसके क्या है, दोनों तरफ आर हैं। इसका मतलब 3 कार्बन वाला हो या वो 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, सभी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप है। मतलब या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर क्या है, वो कीटोनिक ग्रुप। इसी तरह 5 कार्बन वाला देखें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसका मतलब ये भी एल्डिहाइड या कीटोन है। 6 वाला देखें, 6 वाला, तो 6 वाले में हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें ये देखें ये कीटोनिक ग्रुप है, इसमें ये आर है, इसमें इसका तरफ एक ये आर है, दूसरा क्या है, ये आर। तो एक सभी में, और इस तरह 7 वाला भी होता है जिसका नाम क्या है जी, सीडोहेप्टुलोज। वो भी बेसिकली एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोनिक भी हो सकता है। तो सारे आप देखें, आप कहेंगे सर मोनोसैकेराइड की बात की जाए, मोनोसैकेराइड जो एक ईंट है जो नेक्स्ट जाकर चीजों को बनाएगी, और वो मोनोसैकेराइड्स की बात की जाए तो उनमें कम से कम कितने से शुरू हो रहे हैं, 3 कार्बन से। देखें ये 3 कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 कार्बन वाले कभी भी मोनोसैकेराइड्स नहीं हो सकते। तो कम से कम कितने कार्बन वाले हैं, 3 कार्बन वाले। 3 से स्टार्ट होके कितने तक जा रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं। 7 वाला चाहे मैंने नहीं बनाया क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ही नहीं है, तो हमने इसीलिए नहीं बनाया। तो 7 कार्बन तक जा रहे हैं, 3 से स्टार्ट होके 7 तक जा सकते हैं। और ये देखें, ये 3 वाले हैं, ये 4 वाले, ये 5 वाले, ये 6 वाले, और ये 7 वाला। इसका मतलब 3 से लेके 7 कार्बन तक मिलके क्या बना सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स। और दूसरी बात आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप तो है, इतना कहना काफी नहीं है। सभी में देखें आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे। इसका मतलब मैं कहूंगा एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये देखें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की जो डेफिनेशन उसने कही थी वो वाक्य ही पूरी हो रही है। और बच्चे आप देख रहे हैं कि सिवाय एक कार्बन के, मतलब इसमें ये वाला कार्बन छोड़ दें तो यहाँ पर OH नहीं है, बाकी दोनों कार्बन पे OH है। इसमें ये छोड़ दें तो इसके ऊपर OH नहीं है, बाकी दोनों के ऊपर OH है। इसी तरह इसमें आप देखें, जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कार्बन है उसके अलावा बाकी सभी के ऊपर OH है। तो इसीलिए ये क्या बना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जनरल फार्मूले की एकदम। और इसी तरह इसमें देखें जरा, इसमें भी आपको देखना है कि सिर्फ इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का पार्ट है और ये कीटोनिक ग्रुप का पार्ट है, इनको छोड़ के बाकी जो भी कार्बन आप देखेंगे सभी के साथ OH आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या देखा, हमने एक बात डिस्कस की है कि भाई मोनोसैकेराइड्स में भी फ्रॉम 3 to 7 कार्बन्स, they are basically aldehyde or group, not simply aldehyde or ketone group, but they are polyhydroxy aldehyde or ketone groups. All carbons are composed of the hydroxyl group instead of one. सिर्फ एक है उसके अंदर OH ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट है या फिर वो कीटोनिक ग्रुप का पार्ट है। इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज की तरफ। और बच्चों ये 3 से लेके 7 तक जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, मैं देखूं अच्छा आप देखें एक ईंट तो एक ईंट है ना, ठीक है।
अब जब ज्यादा को मिलाएंगे, मतलब 2 ईंटों को मिलाएंगे, तो वो फिर एक नहीं रह जाएगी, फिर वो 2 है। इसी तरह ये वाले सारे के सारे क्या है, मोनोसैकेराइड। अगर मैं क्या करूं, इनको मिलाऊं, जैसे मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाऊं, तो मेरे पास क्या बनेगा, सक्रोज। क्या बनेगा, सक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा। इसी तरह मैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को मिलाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। इसी तरह मैं क्या करूं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों को मिलाऊं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों को मिलाऊं तो मेरे के पास क्या बन रहा है, माल्टोज। क्या ये मोनोसैकेराइड्स हैं? आप कहेंगे सर नहीं, इनमें एक सैकेराइड, जैसे इसमें एक सैकेराइड ग्लूकोज, दूसरा सैकेराइड जो है ना वो फ्रुक्टोज, तो ये इसका मतलब ये डाइसैकेराइड है। इसे क्योंकि इसमें 2 सैकेराइड्स आ गए ना, इसमें भी कितने हैं, 2 सैकेराइड्स, इसमें कितने हैं, 2 सैकेराइड्स, तो ये मोनोसैकेराइड्स नहीं, ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। और बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो बुक वाला आपको कहता है कि दीज आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबसे सिंपल है। और बच्चों वाकई ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट है। देखो 3 वाला हो, 3 वाले हो, 4 वाले हो, 5 वाले, 6 वाले या 7 वाला, है तो एक ही कार्बन है, सॉरी एक ही कार्बोहाइड्रेट है ना, तो उसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। तो हमने क्या बातें देखी कि बेसिकली देखा जाए तो ये मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, जो 3 से लेकर 7 तक हो रहे हैं, ये सबसे सिंपल है। तो पहली बात याद रखनी है आपने, मैं यहां पे लिख देता हूं कि दीज आर द सिंपलेस्ट है, मतलब ये सबसे सिंपल है। दूसरी बात ये है कि बच्चों दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। बेटा हाइड्रोलाइज का मतलब ही क्या होता है, पानी की मौजूदगी में किसी चीज को तोड़ना। क्योंकि ये तो पहले ही सिंगल है, पहले ही एक है, तो क्या ये टूटेंगे मजीद? डेफिनेटली नहीं, ये पानी की मौजूदगी में नहीं टूटेंगे। हाँ अगर ये हो, ये वाले हो या ये वाले हो, इनमें तो बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड, जैसे इनमें तो 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, तो जाहिर सी बात है अगर सक्रोज को तोड़ा जाए तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है, तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से अलग हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग हो जाएंगे। इसी तरह लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। इसी तरह माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये तो ऑलरेडी 1 है, ये एक है, तो ये किस तरह टूटेंगे, ये नहीं टूट सकते। तो प्रॉपर्टीज में पहली बात कि दे आर द सिंपलेस्ट, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। उसके बाद देखा जाए तो दीज आर द स्वीट इन टेस्ट, ये बहुत मीठे होते हैं। स्वीट इन टेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, याद रखें, ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो भी स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, बट सबसे ज्यादा स्वीट एंड टेस्ट ये वाले होते हैं, मोनोसैकेराइड सबसे मीठे होते हैं। अच्छा, जैसे अब हम कहते हैं बच्चों को ग्लूकोज दिया जाता है, जैसे ग्लूकोज और वो बच्चों को दिया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है उसको हम ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ग्लूकोज दिया जाए तो वो मीठा होता है, आप यूजुअली जानते हैं वो मीठा है। अब समझने वाली बात है कि ये भी मीठे हैं, ये भी मीठे हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये मीठे नहीं है। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेटा हमारी टंग के अंदर हर टेस्ट के लिए अलग से रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे स्वीटनिंग वाले टेस्ट वाले रिसेप्टर्स हैं, वो इनको डिटेक्ट नहीं करते, ये स्वीट रिसेप्टर्स के साथ जाके नहीं मिलते, तो इसीलिए ये स्वीट टेस्ट में, मतलब ये स्वीट एंड टेस्ट नहीं होते, मतलब इनको ये सेंसेशन भी नहीं देंगे, मतलब स्वीटनेस का। लेकिन ये मोनोसैकेराइड्स, ये इन स्वीट वाले जो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी, हमारी टंग के अंदर, उनके साथ जाके कंबाइन होते हैं, इसीलिए ये कौन सा सेंसेशन देते हैं जी, कि ये स्वीट होते हैं, ये मीठे होते हैं। दीज आर द स्वीट इन टेस्ट और इजीली सोल्यूबल इन वाटर, ये बात बहुत अहम है, ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं आसानी से। पहली बात तो ये कि इसको मैं 2 व्यूज से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पानी बेसिकली क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये वाले, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर द नॉन पोलर। पहली बात तो ये कि पानी पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। अच्छा, इसमें आप देखें तो मोनोसैकेराइड के अंदर नॉन पोलैरिटी है, जाहिर सी बात है ओलिगो में भी होगी और पोली में भी, क्योंकि है जो कार्बोहाइड्रेट्स तो सारे के सारे नॉन पोलर हैं। क्योंकि बच्चों ये नॉन पोलर है, ये पानी के अंदर बजाते खुद हल नहीं होने चाहिए, लेकिन आपके ज़हन में एक फौरन बात आती है, सर चीनी सक्रोज वो भी पानी में हल हो जाता है, और ये भी पानी में हल हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज लें और उसको पानी में हल करें तो वो हो जाता है। तो सर ये तो इसका मतलब दीज आर नॉन पोलर, तो ये पानी के अंदर हल क्यों हो जाते हैं? पहला लॉजिक तो आपके पास ये बनता है कि सर पानी क्या है, पोलर,
ये नॉन पोलर है, तो ये पानी के अंदर हल क्यों होते हैं? तो बच्चों याद रखना, चूंकि इनके अंदर नॉन पोलैरिटी तो है, लेकिन ये सबसे छोटे हैं, तो नॉन पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इनके अंदर है। याद रखना कि इनके अंदर नॉन पोलैरिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना पॉलीसेकेराइड्स जो है ना बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड से बने, तो नॉन पोलैरिटी बहुत ज्यादा है। इनमें देखा जाए तो नॉन पोलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनसे छोटे हैं और ये तो सबसे छोटे हैं, तो इनमें नॉन पोलैरिटी सबसे कम है, इसीलिए ये पानी के अंदर ये हल हो जाते हैं। तो ये इजीली सोलेबल इन वाटर हैं। तो हमने क्या देखा कि ऑल ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर इजीली सोलेबल इन वाटर, ये पानी के अंदर आराम से हल हो जाते हैं। ये वो मेजर कैरेक्टर्स हैं जो मोनोसेकेराइड्स की कैरेक्टर आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद बच्चों हमने देखा कि चूंकि मैंने ये ट्राइसेकेराइड की हेडिंग के नीचे लिखा है, तो ये आपने याद रखना कि ये ट्राइसेकेराइड के लिए भी यही कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये भी मोनोसेकेराइड है। टेट्रा के लिए भी यही कैरेक्टर्स हैं, पेंटा के लिए भी, हेक्सा के लिए, सभी के लिए, हेक्सो के लिए, सभी के लिए आपको ये कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि ये बेसिकली सभी की कैरेक्टर्स, ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स की कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? मोनोसेकेराइड्स की। तो सभी में ये कैरेक्टर्स पाई जाएंगी। आइए जरा थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, और वो ये है, आप कहेंगे सर हमें हमें सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट का पता है, मतलब हमें ग्लूकोज का पता है। ग्लूकोज का इसलिए आपको पता है क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज इसलिए फेमस है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज ही बनता है। तो बाकी सारे के सारे ये वाले, सारे के सारे ये वाले हो जाए या ये वाले हो जाए, ये सारे किससे बनते हैं? ग्लूकोज से बनते हैं। तो एक बात क्लियर करनी है हमने, वो ये है कि भाई ग्लूकोज वो मेजर है जिसका हमें ऑलरेडी आइडिया है, इसका हमें बहुत ज्यादा आइडिया है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बन रहा है। तो बाकी इससे बनने हैं। तो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट के ये फर्स्ट टू, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो तीन तीन कार्बन वाले हैं, ये कहां पे पाए जाते हैं? अभी आप बुक के निकालें चैप्टर नंबर 3 सॉरी 11, और चैप्टर नंबर 11 में आपको क्या पता चलेगा कि जहां पे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस के 4 स्टेप में हमारे पास दो चीजें बन रही है। एक एक क्या है जी? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और एक क्या बन रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। और दोनों के दोनों क्या है? ट्राइओजेस। तो हमें क्या पता चला? ट्राइओजेस जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और एसीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये दोनों किसके रिजल्ट में बन रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में। और ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में चूंकि ये जब बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे ज़हन में फौरन बात आ गई, ग्लाइकोलाइसिस किसका स्टेप है? रिस्पायरेशन का। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? ये रिस्पायरेशन के अंदर जो है ना वो बनते हैं। और वो बनते कहां से हैं? ग्लाइकोलाइसिस से। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या टूट रहा है? ग्लूकोज। तो इसका मतलब मैंने आपको एक बात कही थी कि ये सारे के सारे किससे बनने हैं? ग्लूकोज से। तो वो बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, टेट्रोजेस। टेट्रोजेस जो हम कहते हैं ये ज्यादा नहीं पाए जाते, ये ज्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। और ये किन के अंदर पाए जाते हैं? ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। पेंटोजेस जो 5 कार्बन वाले हैं, अगर आपको डिटेल में, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे और अगर मैं आपको डिटेल में केल्विन साइकिल पढ़ाऊं, ठीक है, तो आपको एक चीज का आइडिया होगा कि उस केल्विन साइकिल के अंदर क्या चीजें बनती हैं। हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं? पेंटोजेस मतलब राइबोज और राइबोलोज। तो ये भी तब बनती हैं। तो केल्विन साइकिल किसका पार्ट है? वो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल, उसके रिजल्ट में ये चीजें निकलती हैं, और ये चीजें निकलने के बाद फिर हमारा डीएनए वगैरह बनाती है। तो हमें क्या पता चला कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मोनोसेकेराइड्स, उनमें ट्राइओजेस जो हैं 3 कार्बन वाले, वो कहां पर बने? वो रिस्पायरेशन के रिजल्ट में। मतलब ग्लाइकोलाइसिस का पहला जो काम होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज के टूटने से ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनते हैं, और वो दोनों के दोनों ट्राइओजेस मतलब 3 वाले हैं। और वो 3 वाले कहां से बने हैं? ग्लूकोज में से। 4 वाला मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा नहीं, ये रेयर इन नेचर है, ठीक है, ज्यादा नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर पाया जाता है। 5 वाले राइबोज या राइबोलोज, ये कहां पर बने? केल्विन साइकिल की डिटेल देखें आप हायर बुक्स में, तो आपको पता चलेगा वहां पे राइबोज भी बन रहा है और राइबोलोज भी बन रहा है। और ये चूंकि दोनों के दोनों 5 कार्बन वाले हैं, और ये फिर बाद में निकलेंगे और क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी डीएनए आरएनए वगैरह बनाएंगे, क्योंकि डीएनए और आरएनए के हम अंदर जानते हैं कि राइबोज पाया जाता है। नेक्स्ट 6 कार्बन वाले तो हमें पता है कि ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज भी इसी तरह, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है आइसोमरेज एंजाइम, वो आएगा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज के अंदर। तो बच्चों यहाँ तक हमने कार्बो मोनोसेकेराइड्स के बारे में कुछ देखा, और मोनोसेकेराइड्स में मैंने आपको इनकी फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया, ठीक है।
और हमने देखा कि ये बात करते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, तो ये किस तरह एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने मजीद ये देखा कि भाई सबसे फेमस क्या है, जो ग्लूकोज है। सबसे फेमस क्या है बेटा, ग्लूकोज। तो जो सबसे फेमस ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्यों फेमस है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनता है। तो बच्चों ग्लूकोज के बारे में और बहुत सी बातें जो हमने डिस्कस करनी है, क्यों डिस्कस करनी है, क्योंकि ग्लूकोज से ही नेक्स्ट ये चीजें बननी है, ओलिगोसैकेराइड्स भी और पॉलीसैकेराइड्स भी। तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।